अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम अपने लास्ट वीडियो में जो हमने अपने टॉपिक्स को छोड़ दिया था वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा कि रिकॉर्ड को डिलीट कैसे किया जा सकता है। ना सिर्फ डिलीट बल्कि हमने लास्ट क्लास की वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम अपने ASP.NET कोर MVC प्रोजेक्ट के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर लें कि हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। यानी तो असद अली यहाँ पर हम एक ईमेल डाल के देख लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारा प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो हम सिंपल यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को दे देते हैं। देने के बाद हम सेव डेटा पे क्लिक करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर शो फॉर्म पे आके शो फॉर्म कह रहा हूँ, शो डेटा पे आके देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा रिकॉर्ड असद अली यहाँ पर ऐड हुआ या नहीं हो। तो ये देख सकते हैं आप, आपके पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहां से आप क्लिक करके आप रिकॉर्ड को सक्सेसफुली डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाता है। अब बात होती है कि सर हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट कैसे कर सकते हैं। बस एक यही करंट के अंदर ये वाला ऑपरेशन रह गया था, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमने यहां पर नोटिस कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको कोडिंग टेक्निक समझ में आए। अब यहां पर अगर आप गौर से नोटिस करें तो आपके पास एक्शंस के नाम से हमने एक कॉलम बनाया था। ये एक्शंस के नाम से कॉलम हमने इसलिए बनाया ताकि हम इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। यहां पर मैंने फिलहाल के लिए डिलीट का बटन लगा रखा है। अगर आप चाहो तो यहां पर एडिट या इंसर्ट का बटन भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आता हूं सबसे पहले अपने पास अपने इस वाले UI के अंदर। तो कभी आपको राउट चेक आपको ये पेज ढूंढना हो ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आसान सा, सबसे पहले ऊपर राउट को फोकस करना। राउट में सबसे पहली चीज होती है कंट्रोलर, उसके बाद होता है एक्शन। अगर एक ASP.NET कोर MVC का डेवलपर है तो वो सबसे पहले इस पेज को ढूंढने के लिए डायरेक्ट कोड में नहीं जाता। पहले वो इसको राउट को चेक करता है कि ये किस राउट के ऊपर चल रहा है। तो मैं देखूंगा ये स्टूडेंट राउट के शो डेटा के एक्शन पे चल रहा है। तो इसका मतलब कंट्रोलर मेरे पास कौन सा होगा सर? कंट्रोलर मेरे पास सिंपल सी बात है सर, कंट्रोलर स्टूडेंट होगा। मैंने इस पे क्लिक करके इसको खोल दिया। अब इस पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं यार, सेटिंग खराब कर देते हैं अपने .NET की, इसकी विजुअल स्टूडियो की। यहाँ उठा के रख लेते हैं, यहाँ उठा के रख लेते हैं, इधर उधर फेंक दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों से ना फिर वो सेट नहीं हो पाता। यहाँ पर सही तरीके से देखो फिक्स नहीं हो पा रहा। अब ये देखो, जैसे पहले ये बंद हो जाता था, यहाँ क्लिक करता था तो यहाँ गायब हो जाता था। अब देखो ये बंद नहीं हो रहा। या इसको उठाया यहाँ फेंक दिया, या इसको बंद कर दिया, उड़ा दिया। तो बच्चे ना अक्सर ऐसा करते हैं कि उनकी विजुअल स्टूडियो की जो सेटिंग होती है ना वो बाय डिफॉल्ट खराब हो जाती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दोबारा से अपनी सेटिंग को वापस लाना है तो आप टूल्स में आकर यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक कीजिए। रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नहीं बैक प्रीवियस, नो जस्ट रीसेट सेटिंग ओवर माय करंट सेटिंग, मेरी पुरानी वाली सेटिंग को रीसेट कर दो। फिनिश किया। फिनिश करने के बाद यहाँ पर क्लोज का बटन आएगा। जैसे ही क्लोज करेंगे ऑटोमेटिक सब अपनी जगह खुद ही सेट हो जाए। ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि सर हमारे पास ये नहीं चल रहा या हमारे पास वो नहीं चल रहा। तो आप अपने हिसाब से इसको आराम से रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, हमने देखा कि हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर कौन सा वाला एक्शन था, शो डाटा वाला। तो अब बच्चे क्या करेंगे, अक्सर कोशिश करते हैं हम यहां से व्यूज के थ्रू जाएं। भाई क्यों इतना ख्वारी कर रहे हो? एक्शन पे आके राइट क्लिक करो, यहाँ पर गो टू व्यू का ऑप्शन था, डायरेक्ट क्लिक करो, आपको व्यू पे ले जाएगा। जब एक चीज अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करो ना। क्यों आप जाके फोल्डरों में अपनी फाइलों और फोल्डर फाइल्स को ढूंढने की कोशिश करते हो? तो यहां पर आने के बाद हमारे पास एक्शंस के अंदर यहां पर देखिए एक स्पेसिफिक एक सिंगल बटन मौजूद है। यहां पर डायरेक्टली आप एंकर का बटन भी बना सकते हैं, लेकिन आप एंकर का बटन अगर आपको बनाना है तो डायरेक्टली आप C# के कोड के थ्रू बना सकते हो कि HTML में जाओ, डॉट एक एक्शन लिंक मींस एक एंकर का बटन क्रिएट कर दो। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले क्या आता है देखो। विजुअल स्टूडियो की सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप माउस रखते हैं तो वो डेफिनेशन खुद ही बताता है। ये देखो, यहां पर ये कह रहा है कि एक्शन लिंक के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है, स्ट्रिंग के अंदर। याद रखिएगा डाटा टाइप भी डिफाइन कर रहा है कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का डेटा होगा, और जिसमें आपका क्या आएगा, उस लिंक का टेक्स्ट क्या रखना है, देन उस एक्शन का नाम क्या होगा, और लास्ट में अगर आप कंट्रोलर का नाम रखना चाहते हो तो कंट्रोलर का नाम भी रख सकते हो। तो जरूरत नहीं है हम, देखो, अब चूंकि हम इसी कंट्रोलर में काम कर रहे हैं और इन्हीं कंट्रोलर के सारे व्यूज के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें कंट्रोलर का नाम डिफाइन करने की नीड नहीं है। लेकिन इमेजिन इट कि तुम काम इस व्यू में कर रहे होते, मतलब इस कंट्रोलर के व्यू में कर रहे होते स्टूडेंट के, और तुम्हें डेटा को यानी भेजना होता असद के कंट्रोलर के अंदर।
तब तुम डिफाइन करते कि यार असद कंट्रोलर है, वरना वो कंफ्यूज हो जाता। तो यहां पर मैंने क्या बोला, सबसे पहले मेरे बटन का नाम रख दो। तो मैंने क्या रखा भाई, मेरे बटन का नाम होगा इमेजिन इट एडिट। उसके बाद आप जब इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके इस कंट्रोलर के कौन से एक्शन में जाए, कौन से मेथड में जाए। तो भाई हम बना लेते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट डाटा, सॉरी एडिट डेटा। अब ये एरर दे रहा है, मैं ऑलरेडी इस एरर का मतलब आपको कई बार बता चुका हूं, क्योंकि टाइप इंटरफेस एक्शन रिजल्ट इसका मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको व्यू दोगे बदले में। तो रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या कर दो, आप उसको एक अदद व्यू रिटर्न कर दो, दैट्स इट। अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक बटन होगा जिसका टेक्स्ट एडिट होगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो ये इस एक्शन के ऊपर रीडायरेक्ट करे। तो एडिट डेटा यहां पर मैंने पास कर दिया, अपने एक्शन का नाम मैंने पास कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट एस टू सेव द कोड। यहां पर कंट्रोल एस से सेव नहीं होता, यहां पर कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद अब जाहिर सी बात है, जब आप रिकॉर्ड को एडिट अपडेट या डिलीट करते हो, कॉन्सेप्चुअल सी बात है, आप किसी भी आईडी के बिहाफ पे उस रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट करते हो। तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट बना लो सिंपली, और मैंने न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। यहां पर आप अपने वेरिएबल का नाम यानी पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हो जिसमें आप अपनी आईडी को स्टोर करोगे। तो मैं इसका नाम आईडी रखना चाहो आईडी रख लो, यूजर आईडी रखना चाहो यूजर आईडी रख लो, जो नाम आप देना चाहो वो आप नाम दे सकते हो। उसके बाद आपका जो रिकॉर्ड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, आपका लूप मॉडल डेटा दे रहा है डेटा के अंदर। तो मैंने क्या बोला, डेटा में जाओ, वहां पर एक स्टूडेंट आईडी के नाम से एक प्रॉपर्टी होगी, उसमें जो आईडी आ रही है वो उठा के किसमें सेट कर दो, इस आईडी वेरिएबल के अंदर या आईडी पैरामीटर के अंदर। अब अगर इस इतने से कोड को मैं चलाकर देखूं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। मैं यहां पर आता हूं और शो डाटा पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर देखिए मेरे पास दो बटन आ चुके हैं। अगर मैं एडिट के इस बटन पे माउस रखता हूं तो आप गौर से नीचे देखेंगे, नीचे देखिए आप लोग, यहां पर देखिए एक एडिट के साथ मेरी आईडी क्रिएट हुई है। देखिए वही आईडी है जो मेरे उस रिकॉर्ड की आईडी, देखिए 6DC56F6A-B01543F432F, यानी जिस रिकॉर्ड पे मैं माउस रखता हूं ये उसकी आईडी को गेट कर लेता है। सिंपल सी बात है। अब सिंपल समझो, ये एक एंकर है, जब मैंने इस एंकर पे क्लिक किया तो इसको किस एक्शन पे जाना चाहिए। तो इमेजिन इट, ये यहां आया होगा, आया होगा नहीं आया होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, ये एक्शन उसको क्या करेगा, अभी जो स्टिल कोड है वो क्या करेगा, अब इसको एक व्यू पे लेके जाएगा। तो क्या व्यू एग्जिस्ट करता है, तो क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए, आई थिंक सो। ऐसे ही मेरे हिसाब से देखा। सर आपको पहले से पता हो कि आपने कोड में क्या लिखा है तो आप एरर को जज कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है, अपने कोड की समझ ही नहीं, तो आप कुछ भी जज नहीं कर सकते। ये एरर क्यों आया, क्योंकि सर एक्शन उसका अवेलेबल है, लेकिन जब उस एक्शन ने उसको रिटर्न किया एक व्यू, तो वहां पर उसको वो व्यू मिला ही नहीं, जिसकी वजह से उसने यहां पर एक एरर थ्रो कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है, एरर्स पढ़ना आ रहे हैं तो इसको बंद कर दो। अब यहां पर मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा, बहुत सिंपल सर। क्या करूं, ऐड व्यू। यहाँ पर दो तरीके से व्यू बनते हैं, बिल्कुल खाली और रेजर व्यू। तो रेजर व्यू का फायदा ये होता है कि आपको नाम रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट वो जो नाम जिस नाम से बनाते हैं उस व्यू को, वो उसी नाम को गेट कर लेता है। तो ऐड व्यू, ये देखो जिस नाम से आपने एक्शन बनाया वो उसी नाम से व्यू बना देगा। ऐड किया सर, मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेता है, मेरा व्यू क्रिएट कर देता है, थोड़ा सा टाइम लेता है और मेरा व्यू क्रिएट हो जाएगा। आ गया सर। अब मेरा व्यू यहां पर आ गया, प्लीज फोकस, व्यू आ गया। अब इस व्यू पे मुझे एडिट डेटा तो, हेडिंग तो नहीं दिखानी, पूरा फॉर्म बना हुआ आना चाहिए, और उसमें वो डेटा जिसपे क्लिक किया वो रिकॉर्ड आउट कराना चाहिए। यही बात है या कोई और बात है, यही बात। तो सर आप फॉर्म बनाने की जहमत ना कीजिए, आपने ऑलरेडी यहां पर शो फॉर्म के अंदर फॉर्म बना रखा था, तो आप उसी फॉर्म को कंट्रोल सी कीजिए और यहां पर उसको पेस्ट कर दीजिए। कर दिया आपने, बिना कोई मेहनत किए। और यहां पर अब देखिए ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है,
क्योंकि यहां पर बेसिकली आपने मॉडल बाइंडिंग नहीं की हुई है। तो अब करना क्या है, फॉर्म तो आपका आ गया। अब मुझे इस फॉर्म के अंदर अपने डेटा को शो करवाना है। जाहिर सी बात है, रिकॉर्ड अपडेट करते वक्त भी तो वैलिडेशन होनी चाहिए ना, सब चीजें होनी चाहिए। तो मैं आ गया वापस कंट्रोलर। अब जो आईडी यहां से भेजी गई है, सॉरी यहां से, नहीं नहीं यहां से, उस आईडी को मुझे इस एक्शन में गेट करना है, पकड़ना है। तो जब आपको किसी आईडी को यूआरएल से निकालना हो, तो आप फंक्शन के या एक्शन के पैरामीटर में काम करते हैं। तो आपके पास जो आईडी आ रही है, वो आईडी बेसिकली एक जीयू आईडी है। अगर कोई लास्ट क्लास में जो बच्चा था उसको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में आईडी को स्ट्रिंग में गेट किया था। तो मैं यहां पर स्ट्रिंग और एक आईडी नाम से वेरिएबल बना के उसमें से उसको गेट कर लेता हूं। अब मैं प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं यहीं पर डिबगर लगा के रोकूंगा, ताकि मैं देख लूं मेरे पास इस आईडी के अंदर वो आईडी रिसीव भी हो रही है या नहीं। स्टेप बाय स्टेप चला कीजिए, कोड को भागिए मत। अब ये एरर आ गया, कहां एरर आया भाई, एन एक्सप्रेशन में ट्री कंटेन अ डायनेमिक ऑपरेशन। अब ये कितना, देखो ये एरर बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल है समझ। यहां पर आइए, तो यहां पर बेसिकली इस चीज का एरर आपको थ्रो कर। अब क्या करें सर, ये काम तो किया ही नहीं है। तो भाई इसको अभी फिलहाल के लिए आप कर दो कमेंट या हटा दो, ताकि आप अपने कोड को फिलहाल के लिए चलता हुआ देख सको। याद रखिएगा, डॉट नेट का प्रोजेक्ट, दोबारा एक बार बता दूं, ये बात बच्चों को नहीं पता होती। डॉट नेट कोर का प्रोजेक्ट तब तक रन नहीं करेगा जब तक एरर रिजॉल्व नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आप कोई कमांड चलाओगे ना इसमें, और अगर कोड में कोई एरर है, तो वो कमांड भी नहीं चलेगी। वो कमांड थी ना, अपडेट डेटाबेस, ऐड माइग्रेशन, माइग्रेशन बना दो, ये सारी कमांड आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक जब तक आप अपने कोड से एरर को अब आप कमांड चला रहे हो, कौन सर मेरा तो आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो आप परेशान हो जाओगे। तो बस याद रखना, पहले उस कोड के एरर को रिजॉल्व करना, जो एरर्स आ रहे हो। अगर अगर नहीं आ रहे तो चल जाएगी, ये बात याद रखनी है। अब मैंने प्रोजेक्ट को रन किया, सिंपली मेरा प्रोजेक्ट रन हुआ। मुझे चेक करना है कि मेरी आईडी एक्शन के आईडी स्ट्रिंग वेरिएबल में मेरे पास आईडी रिसीव हो रही है या नहीं। तो शो डेटा, यूआरएल कहां गई, वो यूआरएल ही गायब हो गई। अच्छा जी, स्लैश शो डाटा। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं, चूंकि इसका व्यू बन रखा है तो ये अभी कंट्रोलर रोकेगा। तो माउस रखो, माउस देखो ऊपर यहां रखो, एक ही बात आईडी आ रही है, वो देखो नीचे भी यहां पर आउटपुट्स के अंदर आईडी दिख रही है, देख लो। माउस रखो, यही टाइप की आईडी थी, ये देखो। कौन सा रिकॉर्ड मैंने फेच किया है? हाँ, पहला वाला तो फेच नहीं किया, पहला वाला लास्ट वाला फेच किया आई थिंक सो, ये वाला 4BBE6001, ये देखो, देखा। तो इट मींस आपकी आईडी आपको वेरिएबल के अंदर रिसीव हो रही है। अब आगे का काम, सर आपने यहां से आईडी उठा ली। अब आईडी तो आपने उठा ली, अब उस आईडी के बिहाफ पे आपको बच्चे का पूरा डेटा चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि आप वो डेटा अपने फॉर्म को भेजो और वहां पर वो डिस्प्ले करवा सके। ठीक है सर, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो देखो, ये आईडी है स्ट्रिंग गेम, हमें आईडी, और हमारी जो मेन आईडी है वो किस टाइप की है, जीयू आईडी टाइप की है। तो आपको अपनी आईडी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या किया देखिएगा, सबसे पहले आपने जीयू आईडी डॉट पार्स, जैसे इंटीजर डॉट पार्स का मेथड होता है, ऐसे ही जीयू आईडी डॉट पार्स का है। तो आपकी जो आईडी आ रही है वो आपने आईडी को स्टोर कन्वर्ट कर दिया जीयू आईडी के अंदर। अब जाहिर सी बात है, इसको किसी वेरिएबल में तो स्टोर करोगे। ये जो डेटा है ये किस टाइप का है, बताइए ना सर। ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, तो यानी आपकी जो आईडी है वो किस टाइप की है अभी। तो अब अगर एक नंबर हो किसमें स्टोर करते हो, और एक स्टेटमेंट हो किसमें स्टोर करते हो। तो भाई आईडी जीयू आईडी टाइप है, तो उसको किसमें स्टोर करोगे, जीयू आईडी टाइप के अंदर स्टोर करोगे। तो यहां पर आप जीयू आईडी टाइप का इस्तेमाल करते हुए आप एक वेरिएबल बना लो, यूजर आईडी, दैट्स इट। अब जो आईडी टाइप कास्ट होकर आई आपके पास, वो किसमें स्टोर हो गई, आपके यूजर आईडी के अंदर। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आता है? अब हमने इस आईडी के बिहाफ पे उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड डेटाबेस में चेक करना है कि आया है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अब डेटाबेस का पूरा जो हमारी, अब हमें डेटाबेस से बातचीत करनी है, तो डेटाबेस से बातचीत करने के लिए हमारे पास एक माई डीबी कंटेक्स की हमने क्लास बनाई थी, जो डेटाबेस और आपकी एप्लीकेशन दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। तो हमने उसका एक वेरिएबल बनाया था किसके नाम से, अंडरस्कोर डेटाबेस कनेक्शन।
तो हमने क्या बोला, अंडरस्कोर डेटाबेस कनेक्शन में जाओ, उसके अंदर हमने एक डीबी सेट के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई थी जो कि टेबल को रिप्रेजेंट करती है, किसके नाम से, स्टूडेंट्स के नाम से। तो हमने क्या बोला, स्टूडेंट्स में जाओ। अब हमने क्या करना है, अब टेबल में हम पहुंच गए भाई, चलो एसक्यूएल में आ जाओ, उल्टा करो। एक इस मैं एक आईडी दे रहा हूं, उस आईडी का रिकॉर्ड उठा के दिखाओ, कैसे लिखोगे, क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। यही है, यही तो कर रहा हूं मैं यहाँ पर। टेबल में आगे ये पूरा समझो सिलेक्ट की क्वेरी चल रही है, स्टूडेंट्स डॉट, अब हमने रिकॉर्ड करना है, वेयर लगाना है, तो यहाँ वेयर तो हम यूज करेंगे फाइंड। फाइंड ढूंढो, कह रहा है किसको ढूंढूं, मैंने कहा भाई इस आईडी के बिहाफ पे जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको ढूंढो। अब जो भी रिकॉर्ड मिला होगा या नहीं मिला होगा वो इस लाइन में आ रहा होगा। अब इस लाइन में आने के बाद मैं क्या करूं भाई, इसको किसी ना किसी जगह सेव तो करूंगा ताकि मैं बाद में उसको चेक कर सकूं। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया एसटीयू डेटा के नाम से। मैंने कहा जो भी डेटा तुम्हें इससे रिसीव हुआ है वो डाल दो किसके अंदर, एसटीयू डेटा के अंदर। यहां तक कोई सवाल किसी का नहीं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे क्या है, अब ये करने के बाद अभी हमारा सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ सर, एसटीयू डेटा के अंदर। अब हमने करना क्या है, हमने डेटा क्या करना है, आगे फॉरवर्ड करना है। तो हमने यहां से डेटा को, एसटीयू डेटा को वापस आगे, हमने बोला व्यू भैया जा ही रहे हो तो डेटा को हमारे क्या कर लेना, रिसीव कर लेना। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, हमारा जो डेटा है ना मेरे दोस्त, वो वेरिएबल्स के अंदर है। हमें इसको, अब चूंकि डेटा एक से, अब एक सिंगल डेटा ही है, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आओ पहले एक काम करते हैं, चेक करते हैं इस पे डिबगर लगा के हो क्या रहा है, आखिर यहाँ पर मिल क्या रहा है मुझे, और हम इसको किस, इस तरह इस डेटा को किस तरीके से आगे भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम लिखते हैं स्लैश शो डेटा। एडिट किया सर, कंट्रोलर ने रोका क्योंकि डिबगर लगाइए, देखो और से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले तो मेरी आईडी रिसीव हुई, अभी मैं इस लाइन के अंदर हूँ। अब मैं जब आईडी आई तो यहाँ पर यूजर आईडी आ गया, अब मैं जैसे ही कंटिन्यू करूंगा तो वो नेक्स्ट वाले लाइन पे जाएगा, अभी ये इस लाइन के ऊपर है। तो मैं कंटिन्यू करा, नेक्स्ट लाइन पे गया, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एसटीयू डेटा में कुछ रिसीव हुआ होगा, ये देखिए उसका नाम मिल गया हमें, उसकी आईडी मिल गई, उसकी ईमेल, ये डिबग, मैं कह रहा हूँ डिबगर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है डॉट नेट के अंदर। ये कोड का फ्लो बताता है कि कौन सी चीज कहां से रिसीव हो रही है, कहां से जा रही है, हर चीज मुझे प्रॉपर मिल रही है। हाँ या ना, हाँ। तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे डेटा रिसीव हो गया, अब मैं क्या करूं, अब इसको व्यू में भेज दूं, चलो ठीक है। तो आपने कहा सर इसको व्यू, तो मैंने क्या बोला भाई, व्यू भैया जा ही रहो तो क्या करो, साथ में डेटा को ले जाओ, ऐसा ही है। अच्छा डेटा आपके पास, आपने डेटा यहां से भेज दिया, अब डेटा आपको यहां पर आपको रिसीव हो गया, कंट्रोल Z करके फॉर्म वापस आ गया। अब आपने क्या किया, ऊपर मॉडल का इस्तेमाल किया हो, एट द रेट मॉडल, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट। आपने यहां पर अपनी लाइन को बंद कर दिया, कर दिया। अब यहां पर हमारा मानना यह है कि ये तो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो अब यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर हमें वैल्यू एट्रीब्यूट में वो डेटा दिखाना है। तो कैसे निकलेगा वैल्यू से बताओ, हाँ डेटा यहां पर, तो एट द रेट मॉडल ऐसे करके निकालूं, डॉट ऐसे निकालूं, स्टूडेंट नेम, ऐसा कुछ करके। ये तो पता है ना, जब किसी डेटा को शो कराना तो वैल्यू एट्रीब्यूट में रख के शो करवाते हैं। तो यहां पर एट द रेट मॉडल डॉट स्टूडेंट नेम के अंदर नेम आ जाएगा। आओ देखते हैं ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ, या कोड खराब कर दिया, सही कर दिया, क्या किया हमने आखिर। तो आओ देखते हैं, शो स्टूडेंट डाटा, एडिट पे क्लिक किया, फॉर्म आया, इस्माइल ब्राउन। देखिए हमने यहां पर हमारा डेटा, मैंने इस्माइल ब्राउन ही था ना, क्या था, ये देखो, क्लिक किया, वो ऑलरेडी मॉडल बाइंडिंग हुई हुई थी। हम अगर ये ना भी लिखते ना वैल्यू, तो भी हमारा डेटा मॉडल बाइंडिंग के थ्रू बाइंड हो चुका था। आइए हटाकर देखते हैं, क्यों हटाकर देखते, बंद किया मैंने इसको, कर दूं बंद, क्योंकि डेटा हम वहां से भेजे थे, उसने यहां पर इसको मॉडल के साथ बाइंड कर दिया, HTTPS किया। देखो और से देखना प्लीज, यहां पर देखो, अब मैं यहां पर आया, यहां आने के बाद स्लैश किया, शो डेटा क्लिक किया, एडिट किया, इस्माइल ब्राउन ही है ना, पता नहीं क्या है। यहां पर देखिए सिमरन कौर, तो देखिए डेटा उसका आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेटा को इजीली फैच कर लिया, क्या हमने कोई बहुत बड़ा कोड किया, कुछ भी नहीं। हमने मॉडल बाइंडिंग की टेक्निक यूज करी और सिंपली हमने यहाँ पर डेटा को एडिट के थ्रू भेज दिया। अब डेटा हमारे पास आ गया, लेकिन एक चीज दोस्तों अभी भी मिसिंग है, वो क्या है,
रिकॉर्ड अपडेट किस चीज के बिहाफ पे होता है? आईडी के बिहाफ पे होता है। यहां पर उसको फॉर्म में क्या क्या चीजें मिल रही हैं? नेम, ईमेल, क्या चीज मिसिंग है? कैसे लाओगे यहां पर? सर कुछ भी नहीं, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लो, इसी के अंदर पेस्ट कर दो, कर दी। अब कर कर दी। अब इसको यहां पर स्टूडेंट आईडी थे, क्या नाम था मॉडल के अंदर? देख लूं भाई, देखो मॉडल के अंदर गलती ना हो जाए इसलिए दोबारा जाके चेक करूंगा। स्टूडेंट आईडी था, कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया। अब एक चीज जो तुम्हें अच्छा उसमें, अब यहां पर देखो समझने वाली बात, एक काम करेंगे, कोड को रन करेंगे। रिफ्रेश किया, हॉट रीलोड, चलो चलो आ जाओ, रीलोड, ये देखो आईडी आ गई। अब तुम क्या कभी यूजर को दिखाना चाहोगे कि उसकी आईडी क्या है? नहीं। तो आईडी तो सिक्योर, तुम क्या कर दोगे यहां पर, इसको क्या कर दोगे? हिडन कर देंगे। हमने यहां पर हिडन कर दिया। सेव किया, हॉट रीलोड किया, तो हमारी आईडी भी आ चुकी है, हमारा नाम भी आ चुका है, हमारी ईमेल भी अभी रिसीव हो चुकी है, और हमारा एज भी आ चुकी है। अब हमने बटन का नाम चेंज करके सेव डेटा की जगह कर दिया एडिट डेटा। दैट्स इट। यहां समझ में आया? अब रिक्वायरमेंट सेम है। अब मैं दोबारा समझो, अब समझो दोबारा इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को। तो यहां तक मैंने, हॉट रीलोड हुआ नहीं अभी तक, हो गया। अब जब मैं जो भी चेंजेस करूं, चेंजेस करने के बाद जब मैं एडिट डेटा के ऊपर क्लिक करूं, तो सबमिट बटन कॉल होगा। ये रीडायरेक्ट, मैंने आपको बताया था स्टार्ट, ये रीडायरेक्ट करता है अपने ओपन टैग के अंदर, करा है इसने। अब जब भी डेटा सेंड करना हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? पोस्ट। अब मैंने क्या बोला, एक्शन कौन सा होगा? एक्शन। तो मैंने बोला भाई एडिट डेटा ही होगा, वापस से इसी एक्शन में जाना, किसी पे? एडिट डेटा पे, लेकिन उसका मेथड क्या होगा? पोस्ट होगा। तो मैंने सेम मेथड कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहां पर आगे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि समझने वाली बात है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहां पर दोनों ही मेथड गेट होगा। अब ये सही हो गया, क्योंकि यहां पर देखो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक ही क्लास में सेम नाम से मेथड बना सकते हो, लेकिन शर्त ये कि उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो अब यहां, अब प्रॉब्लम ये कि बाय डिफॉल्ट जो मेथड का एट्रीब्यूट होता है वो गेट होता है। ये कंफ्यूज हो जाएगा कि किस मेथड को कॉल किया गया। तो मैं इसको बताऊंगा यहां पर हम किस टाइप का मेथड भेज रहे हैं। यहां पर HTTP पोस्ट, यहां तक हम आ गए। अब जो भी डेटा आएगा वो यहां पर रिसीव होगा। ऊपर देखो क्या किया था मैंने, यहां पर देखो। अब सारा जो भी डेटा रिसीव हो रहा है वो हम स्टूडेंट क्लास के अंदर वापस से स्टोर करवाएंगे, यानी अपनी मॉडल के अंदर। तो हमने क्या बोला भाई, जो भी डेटा ला रहे हो उसे एज ऑब्जेक्ट बना के किसमें डाल दो? हमारे स्टूडेंट में डाल दो, और इसका वेरिएबल ST स्टूडेंट के नाम से अब, ताकि हम इसको बाद में इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकें। अब मैं यहां पर रुक जाऊंगा, मैं सब बता रहा हूं, और यहां मैं रुक जाऊंगा। और मैं सिर्फ रुक क्यों रहा हूं? डिबगर लगा के भाई मेरा सारा डेटा यहाँ रिसीव भी हुआ या नहीं हुआ। मैंने हॉट रीलोड किया, प्रोग्राम हॉट रीलोड हुआ। अब मैंने सिमरन कौर की जगह सिमरत असद कर दी, कर दिया। अब मैंने जैसे इस बटन पे क्लिक किया, गौर से देखिएगा, एक बार आपको लॉजिक समझ में आ जाए करेक्ट की, तो उसके बाद आप हजारों करेक्ट खुद से बना सकते हो। जब मैंने सबमिट किया, इसने मेथड पोस्ट से के थ्रू डेटा को लेकर गया, ना सिर्फ लेकर गया बल्कि एक्शन कौन सा उसने फॉलो किया। जब मॉडल बाइंडिंग में डेटा लेके जाया जाता है तो होता क्या है, जब वो इस मेथड पे आएगा तो यहां पर ढूंढेगा, ये अरे यार यहाँ तो दो मेथड बने मेरे डेटा के नाम से। लेकिन उसको आसानी क्या हो जाएगी, क्योंकि उस पर हमने मेथड कौन सा यूज किया था, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। अब यहां पर आया, तो मैंने आपको, जब आप मॉडल बाइंडिंग के थ्रू डेटा को भेजते हैं तो वो क्या करता है, आपकी क्लास में ऐसा ऑब्जेक्ट बनाकर उस डेटा को सेट करवा लो। तो यानी इसके अंदर डेटा आया होगा। अब देखते हैं वाकई आया होगा या नहीं आया होगा। तो मैंने एडिट किया, यहां पर आके रुक गया। अब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा, और अब इंतजार की घड़ियां खत्म। तो वहां देखिए सर, यानी इसका मतलब मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है। तो भाई मैं कोड को बिना लंबी किए हुए सीधा इंसर्ट वाले कोड पे जाता हूँ वापस से। ये रहा मेरा इंसर्ट वाला कोड। मैं इसको करूंगा कंट्रोल C। आपको नहीं आता तो मैं सिखा दूं, यहां से कंट्रोल का बटन और उस पर C करना है, कंट्रोल C करना है, और यहां पर आके आपने पेस्ट कर देना है। कर दिया आपने पेस्ट। अब अब जाहिर सी बात है, दोबारा से वैलिडेशन भी तो होंगी, कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको रोको भी तो सही। तो अगर मॉडल की स्टेट वैलिड है, तो क्या करना, डेटाबेस में कनेक्शन में जाना, स्टूडेंट में जाना, ऐड नहीं करना इस बार रिकॉर्ड, नया इंसर्ट नहीं करना है। क्या करना है? अपडेट करना है। अपडेट कर देना किसको? स्टूडेंट को। कर दिया भाई। और जब सब कुछ हो जाए सेव चेंजेस कर देना। करने के बाद, अब तुम कौन से व्यू पे चले जाना, जहां सारा डेटा दिख रहा है, शो डेटा के ऊपर, शाबाश। तो मैंने कहा शो डेटा पे तुम वापस से चले जाना। अब अगर मॉडल की स्टेट वैलिड ना हुई तो इसी पेज पे वापस आना।
तो इस पे क्या है, इसी व्यू को वापस लेकर आना। तो मैंने क्या बोला, स्टूडेंट को वापस ले आना। आइए देखते हैं, इतना कुछ किया, क्या ये चलता है या नहीं चलता। हमने रिकॉर्ड को अपडेट करने की भरपूर कोशिश करी। अगर ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया तो शो डेटा पे चलेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मॉडल वैलिड ना हुआ, तो वापस इसी फॉर्म पे वापस आएगा। चलिए स्टार्ट करूं। शो डेटा आ गया। सबसे पहले शो डेटा खुला होगा, यानी इधर फॉर्म कोड में ये वाला पेज खुला होगा। जैसे ही मैंने इस एंकर पे क्लिक किया, ये आईडी लेकर गया होगा इस कंट्रोलर के पास। इसने इस आईडी को गेट किया होगा, आईडी को टाइपकास्ट करके इस वेरिएबल में डाला होगा, फिर इस आईडी के बिहाफ पे रिकॉर्ड को ढूंढा होगा, और जब रिकॉर्ड पूरा मिल गया होगा, उसने डाल दिया होगा एसटीयू डेटा में। और मैंने मॉडल बाइंडिंग के थ्रू किया, मैंने बोला जब जा ही रहे हो व्यू पे, डेटा को बाइंड करके ले जाओ। ले गया। अब जब इस व्यू पे लेकर आया होगा, तो यहां पर डेटा सारा शो हो गया होगा। ये देखो, मैं अभी नेहा वर्मा का रिकॉर्ड एडिट करना चाह रहा हूं। ये देखो, अब यहां तक आपका डेटा आ चुका है। अब आपने चेंजेस की, नेहा की जगह नेहा कक्कड़ कर दिया आपने, यहां पर आपने वर्मा की जगह कक्कड़ कर दिया, एज 21 कर दिया आपने। अब आपने सारे रिकॉर्ड में जो आपको तसल्ली बख्श आपने चेंजेस करनी थी, वो आपने कर ली। करने के बाद अब आपने सबमिट बटन पे प्रेस किया, तो ये अपने फॉर्म के ओपन टैग में जाता है। जाने के बाद अपना एक्शन चेक करता है। तो इसे एक्शन क्या मिला दोस्तों, एक्शन मिला कि एडिट डेटा पे जाओ, लेकिन एडिट डेटा के मेथड कौन से जाओ, पोस्ट पे। अब वापस आया होगा, इसने कहा भैया यहाँ तो दो दो एडिट डेटा है, नेक्स्ट में जाऊं। तो उसको इजीली फाइंड आउट हो गया कि यार ये पोस्ट का मेथड मेरा वाला मेथड नहीं, मुझे इसकी बात की जाए। बात समझ में आ गई। अब ये इसमें आया होगा, जो भी डेटा वहां से सेंड किया, चूंकि ये मॉडल बाइंड हुआ हुआ था, यहां से देखिए हर प्रॉपर्टी के साथ बाइंड हुआ हुआ था, तो यहां पर ऐसा ऑब्जेक्ट पास हो गया होगा। अब यहां पर मुझे सारा डेटा रिसीव हुआ, तो मैंने क्या बोला, अगर मॉडल की स्टेट कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, ना ना तुम समझे नहीं। ये देखो, मैं काम करता हूँ, सब डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, अगर मैं खाली फॉर्म को सबमिट करूं, तो क्या हमारे पास वैलिडेशन थी? हाँ, आ गया ना एरर, देखा। बस, तो ये मॉडल वैलिडेशन भी साथ साथ काम कर रही है। नेम रिक्वायर्ड नहीं है सर, ये देखिए, ऑप्शनल है सर, सिर्फ ईमेल पे हमने काम किया था। ठीक है सर। तो अब मेरा रिकॉर्ड सारा आपने जाया कर दिया सर। मैं वापस से लेकर आता हूं, नेहा वर्मा, ये आ गए कक्कड़ साहब। ठीक है, यहां पर भी आ गए, और यहां पर भी आ गए। सही है, और यहां पर मैंने इच। अब जब मेरा सारा रिकॉर्ड मॉडल की स्टेट वैलिड हुई, तो क्या करना भाई, अपडेट कर देना जो भी रिकॉर्ड आया उस आईडी के बिहाफ पे। ये खुद ही समझता है कि किस आईडी के बिहाफ पे रिकॉर्ड को अपडेट करना है, क्योंकि अपडेट की बैकएंड पे जो क्यूरी काम कर रही होती है, वो बिल्कुल वही काम कर रही है जो अपडेट की क्वेरी होती है। और अब देखने की घड़ियां आ गई सर, एडिट किया, सही होगा तो शो डेटा पे चले जाएगा। प्रॉपर कोड कर रहा हूं, वही अप्रोच यूज कर रहा हूं जो लारावेल में अप्रोच थी। मैंने कहीं गूगल एआई का कोड कॉपी करके आपको पेस्ट नहीं करके दिया, सिर्फ सिंटेक्स का फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ आपका एडिट भी हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब यहां पर मैसेज नहीं आया, क्या मैसेज लाना कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला, जब सेव चेंजेस कर लो, तो व्यू बैग में एक काम करना, मेरे, अच्छा अब देखो सुनना, हम कहां पर हैं, हम अपने कहा, अभी सेव होने के बाद कहां जा रहे हैं, रिक्वेस्ट चेंज हो रही है। जब एक रिक्वेस्ट से दूसरी रिक्वेस्ट पे जाते हो, डेटा मेंटेन रहे, उसके लिए क्या यूज करते हैं, टाइम डेटा। पढ़ाया, बहुत डिटेल में पढ़ाया है टाइम डेटा। तो टाइम डेटा मैंने क्या बोला, की बना दी यूजर मैसेज के नाम से। मैंने क्या बोला, इसमें क्या डाल देना, आप एक मैसेज डाल दो, क्या, रिकॉर्ड एडिटेड सक्सेसफुली, डन। अब जाहिर सी बात है, अपनी रिक्वेस्ट से किसी और रिक्वेस्ट में जा रहा है, तो हो सकता है डेटा को छोड़ दे। हो सकता है क्या, डेटा को छोड़ देगा। अपने ही व्यू से, अपने ही कंट्रोल से अपने व्यू पे आता तो डेटा को नहीं छोड़ता, लेकिन अपनी व्यू से दूसरे के व्यू में जा रहा है, तो डेटा छोड़ देगा वो। तो इसीलिए डेटा को मेंटेन रखने के लिए क्या यूज करते हैं, इसका एक मेथड टाइम डेटा डॉट कीप, ताकि डेटा को वो मेंटेन रखे। अब जब जो भी डेटा आया होगा, वो यहां पर आया होगा, जाहिर सी बात है, शो डेटा के ऊपर। तो हमें यहां पर शो करवाना, यहां पर शो करवाना, कहां शो कर, टेबल से ऊपर शो करा दो। तो अब मैंने क्या बोला, लॉजिक बना लो, यहां पर पहले से बनी हुई है, मैं इसी के अंदर यहां पर दोबारा एट द रेट इफ, अगर आपका टेम्प डेटा खाली इज नॉट इक्वल टू नल नहीं है, तभी दिखाना, वरना नहीं दिखाना। ठीक हो गया।
अब बोलो तो बूटस्ट्रैप का अलर्ट लगा के दिखा दूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये देखो, मैं यहां पर आऊंगा, लिखूंगा बूटस्ट्रैप अलर्ट, बना बना अलर्ट, आप यहाँ से कॉपी कर। ओ सॉरी, शायद आपको अभी तक पता भी नहीं चला। आपको पता है क्लाउड फेयर बंद हुआ हुआ है। क्लाउड जितने भी ये सब वेबसाइट्स थी ना, ये क्लाउड फेयर पे ये जो है ना वो रखी गई थी। तो अभी क्लाउड फेयर पे कोई अटैक हुआ है, आई डोंट नो क्या हुआ है। तो इसके जितने भी, आपको पता है चैट जीपीटी तक डाउन हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको। अरे खुल गया, क्या बात है। खुल रहा होगा, सर्विस पे काम कर रहे होंगे ऐसा ऐसा। लेकिन अभी तक क्लाउड फेयर डाउन है, क्योंकि ये वेबसाइट ऑलरेडी डाउन आपको बता रही है। तो अब हम क्या करें सर, हमें मुझे ये खुला हुआ है, कुछ खुला हुआ है। सर ये देखिए, मुझे रेड कलर से, अच्छा सक्सेस का मैसेज है ना, ग्रीन से दिखाना है। तो तीसरा वाला, 1 2 3, ये रहा कंट्रोल सी। कुछ ही नहीं करना है, कंट्रोल भी कर देना, कर दिया। अब आपका मैसेज किसमें पड़ा होता है, टाइम डेटा के अंदर। इस मैसेज को हटाया, @ ये लो पास कर दिया, बस हो गया। कंट्रोल शिफ्ट ऐसे सेव किया, पूरा बंद किया, दोबारा से HTTPS कर दिया, रन कर दिया। बाय डिफॉल्ट .NET कोर बूटस्ट्रैप 5 को यूटिलाइज करता है, पहले से लगाने की भी जरूरत नहीं है। चलाया सर, शो डेटा, एडिट कर रहा हूं सिमरन कौर के डेटा को, सिमरन ABC कर रहा हूं बस, बाकी सारा चेंज नहीं कर रहा। एडिट किया, आ गया। ये जो अलर्ट ये पेज से यहाँ भेज रहे हैं, या फिर इधर आने उस एक्शन, एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे भेज रहे हैं। ठीक है, डन है सर। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। अच्छा अब एक बात सर, एक चीज और करके दिखा दें। जब मैं डिलीट कर रहा हूं तो इतना तेजी से डिलीट होता है रिकॉर्ड, ये पूछता भी नहीं है। एक 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 पॉपअप नुमा आ जाए ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। अच्छा, तो चलो करते हैं। तो शो डेटा में आए, हाँ वही कर रहा हूं सर, यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये कि हमने जो एंकर बनाया है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये वाला। तो अभी हम एक और, अच्छा हम अपना पर्सनल एंकर भी बना सकते हैं भाई, ये वाला भी काम कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने ये सिखाया था तो यही वाला यूज करना है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया मैंने आपको। ठीक है, तो डिलीट इसका नाम रख दिया। अब यहां पर हमने क्या करना है सर, आईडी पहले तो, अच्छा पहले कहाँ जाए भाई, कंट्रोलर कौन सा है आपका, स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाओ, उस पर क्लिक करके स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाना। उसके बाद एक्शन नेम क्या होगा, डिलीट डेटा, तो सामने लिखा हुआ तो है, डिलीट डेटा में जाना। उसके बाद /ID उठानी है। तो आईडी डेटा डॉट स्टूडेंट आईडी, यहां पर आके लिख देंगे @student डॉट डेटा आईडी। आओ चेक करें ये वाली यूआरएल बन रही है कि नहीं बन रही है। आओ चेक करते हैं। बाकी मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है, बस सिंपल एंकर का इस्तेमाल किया है, जैसे आप करते हैं एंकर का यूज। शो डेटा, देखते हैं चलता है नहीं चलता, ये देखो वैसे ही बन रहा है रिकॉर्ड। उड़ाऊं इस्माइल ब्राउन का डेटा, लो जी, बेड़ा गर्क हो गया। देखो क्या कर, अच्छा ऊपर देखो तुम्हारे सामने एरर है, यानी इसका मतलब मुझे कंट्रोलर का नाम देने की जरूरत, शाबाश गुड। आओ हटाते हैं। तो यहां से ये हटा दिया मैंने कंट्रोलर का नाम, एक्शन का नाम छोड़ दो। भाई यूआरएल को फॉलो किया करो, मुझे फॉलो नहीं करो। बैक किया दोबारा से, पता नहीं हॉट रिलोड हुआ है कि नहीं हुआ, हो गया शायद शायद। इस्माइल ब्राउन चले ऊपर है, डिलीट किया सर, देखिए इस्माइल ब्राउन गए। इसका मतलब इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है, आप एंकर से सिंपल HTML अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने क्या बोला, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं ना, तो कोडिंग को आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो। अब एक और चीज, सर आपने कहा था पॉपअप लगा के दिखाएंगे, कोई मुश्किल, जैसे ही तुम पे कोई क्लिक करे, ऑन क्लिक, तो रिटर्न, पहले उसको एक रिटर्न करना, क्या, जावा स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट, और उस प्रॉम्प्ट में उसको मैसेज दिखाना, आर यू श्योर, नो नो सॉरी, प्रॉम्प्ट नहीं, यस या नो वाला। तो यस और नो होते कंफर्म बॉक्स, जावास्क्रिप्ट में कंफर्म होता है, याद होगा अगर आपको, शायद नहीं पता। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, रिकॉर्ड। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा। अब तुम जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो पहले ये नहीं चलेगा दोस्तों, पहले चलेगा ये, ऑन रिटर्न करेगा क्या, कंफर्म बॉक्स एक मैसेज दिखाएगा। अगर तुम यस करोगे ना, तो उसकी बुलियन वैल्यू यस होने के ऊपर वो तुम्हें इस HREF के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, मेरा मानना ये है। लेकिन अगर तुम नो करोगे तो वो रोक देगा, वहीं पर प्रोग्राम को रोक देगा। अब चेक करने का वक्त है कि सर ये आपका लिखा हुआ कोड सही प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने बहुत छोटे से कोड से इसको रिजॉल्व कर दिया, मोडाल वाला मसला।
आइए देखते हैं, स्लैश शो डेटा। अब सर रिकॉर्ड डिलीट करते वक्त उससे मुझसे इजाजत लेनी है, कैंसिल करूंगा रुक जाएगा, ओके करूंगा उड़ा देगा। तो थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इन चीजों को भी मैनेज कर सको। तो आई होप आज की इस क्लास में आपको कंप्लीट करंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई सवाल कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, स्टार्ट कीजिएगा शो डेटा से, उसके बाद इंसर्ट डिलीट एंड देन लास्ट में अपडेट को देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।